वेलकम बैक इन आवर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल जेकेबी एकेडमी। सो गाइज, इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स, फील्ड के लेक्चर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री जानी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जाना था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और टू टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में समझा था। और ये उस लेक्चर का पार्ट सेकंड है जिसमें हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के आगे की कहानी। सो ये कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो इग्नू वाले बच्चों को मैं बता दूं कि PHE 7 इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर करेगा, ठीक है ना। और NIOS वाले बच्चे, जिनके पास भी NIOS के बच्चे हैं जो इस वीडियो पे देख रहे हैं, वो ब्लॉक नंबर 5 देखना, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करेगा, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, आराम से समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कोई डेफिनेशन पूछे, सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक we will read the phenomena of electron at rest, okay, and the concept that is rays due to electron at rest, okay। जितने भी कॉन्सेप्ट है, जब इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज रेस्ट पे रहेंगे उसके द्वारा जो रेज होंगे, कॉन्सेप्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इनको हम जानेंगे, लाइक गॉस लॉ और कैपेसिटर के बारे में, इन सबको हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड टर्म आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, यानी इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन एट इन मोशन। देखो वीडियो शुरू होने से पहले आप एक कॉपी लेके बैठना, बहुत सारी चीजें नोट करने लायक आपको मिलेगी और इग्नू वाले बच्चे आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और 12th वाले बच्चे भी, NIOS वाले बच्चे भी, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। ये लेक्चर जो है बहुत बेसिक से लेके अपग्रेड लेवल होता जाएगा, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करूंगा डीपली बताने की, ठीक है ना। चलिए आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं। इग्नू वाले बच्चे ब्लॉक फर्स्ट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, 12th वाले और NIOS वाले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक को पहले अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक पे आएंगे, ठीक है ना। चलिए मिटाया था इसको। तो बच्चों लोग, हमारे पहले लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा? जिन्होंने भी नहीं देखा वो जरूर देखना। पहले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में सीख लिया, चार्ज की हिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब इसके आगे की कहानी कि क्या होता है जब चार्जेस, दो चार्जेस हमारे पास आते हैं और एक सर्टेन दूरी पे रहते हैं, तो क्या होता है। आइए मैं बताता हूं आपको। एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम, ठीक है। चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम, इन्होंने बताया कि अगर दो चार्जेस स्टैटिक पोजीशन पे हैं इन एयर और इन वैक्यूम, तो और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे है, कुछ सर्टेन दूरी पे हैं, तो उस दूरी को हम R मानते हैं। अगर दो चार्जेस, अगर वो लाइक चार्जेस हुए, मैं यहां पे लिखता हूं कूलॉम्स लॉ। देखो कूलॉम्स लॉ, जिसे हम कहते हैं कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ,
इन्होंने क्वांटिफाई, इन्होंने बताया कि अगर दो चार्जेस एक सर्टेन दूरी पे हो तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स होगा वो हम निकालेंगे और निकालने के बाद हमें पता चलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत डीपली मैं फिर से आपको बताता हूं। कोलॉम्स लॉ, कोलॉम्स और कोलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्वांटिफाइज दैट, क्वांटिफाइज, नोट कर लेना, ठीक है, क्वांटिफाइज एक्सपेरिमेंटली that when two charge at rest by certain distance will generate ए फोर्स, दैट फोर्स जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। कोलॉम्स लॉ और कोलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इन्होंने क्वांटिफाई, इन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि अगर दो चार्ज वैक्यूम में या किसी मीडियम में हो और वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स निकालने के लिए इन्होंने अपना एक लॉ दे दिया। क्या दे दिया? कोलॉम्स लॉ, ठीक है। समझ आ रहा है? हम कहानी की तरह बना रहे हैं, ठीक है ना। पहले कोलॉम्स ने बताया, क्या कोलॉम्स ने बताया कि अगर दो चार्ज फ्री मतलब एक किसी मीडियम में या वैक्यूम में स्टैटिक है विद सर्टेन डिस्टेंस, तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा, एक फोर्स होगा जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले ये नोट कर लेना आप, इसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे नाम से एक लॉ बनेगा, मतलब कोलॉम लॉ बनेगा। कोलॉम्स लॉ में इन्होंने बताया, क्या बताया? लाइक चार्ज रिपेल, देखो बहुत सिंपली होता है, मैं तुम्हें पहले बता दूं। कोलॉम्स लॉ बताया लाइक चार्ज प्लस प्लस, लाइक चार्ज रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, like charge repel and unlike charge attract by a certain force. That force is defined directly proportional to, that force is defined as directly proportional to product of that two charges and inversely proportional to square of distance between them. इसको याद कर लेना, बहुत सिंपल है और इसी से आपको कोलॉम्स लॉ समझ आ जाएगा। क्या बोला इन्होंने? लाइक चार्ज, नोट करते जाओ मेरे साथ ही, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बाय अ फोर्स, फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, by a force that is proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। ये बिटवीन मैंने लिखा है, ठीक है ना।
ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे हम इसके फॉर्मूले से समझेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपली मैंने बताया, समझ आ गया होगा आपको। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बाय अ फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आपने अपने जनरल लाइफ में भी देखा होगा, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, जो लाइक माइंडेड होते हैं दैट विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो मिटा दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना। ओके, बहुत छोटी सी बात है। ओके, नोट कर लिया, कोलम्स लॉ। देखो अपनी कॉपी में, देखो क्या लिखा हमने, लाइक चार्ज रिपेल। मान लीजिए हमारे पास एक लाइक चार्ज है, दो लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, सो लाइक चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर। इनके बीच में एक दूरी है जिसको हमने मान लिया r। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला इन्होंने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, F इज इक्वल टू, हमने एक टर्म ले लिया K, Q1 Q2 R का स्क्वायर। K के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया थोड़ा बहुत, आप देखना, डिफाइन होगा आपको। K इज कांस्टेंट एंड देयर वैल्यू, K की वैल्यू जो है वो डिफाइन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम, और हम एयर भी कहते हैं, परमिटिविटी इन एयर। ओके, वैक्यूम पे हम एयर मानते हैं, वैसे एयर में पार्टिकल्स होते हैं लेकिन हम मानते हैं फिर भी फिजिक्स में ना, कभी कभी मान लेते हैं, कभी कभी नहीं मानते हैं, दिखेगा आपको, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर। ओके, सो के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम मीडियम। अगर ये कोई मीडियम हुआ तो यहां पे एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, इसकी कहानी हम अगले लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि अभी का लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स को डिफाइन करना सिखाएगा। फोर्स पे हम कूलम्ब्स लॉ के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे निकालेंगे, कई सारे सवाल करेंगे, इसलिए लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस परमिटिविटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा। ओके, तो अभी नोट कर लो, ये फॉर्मूला हो गया, वेयर के इज दिस, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, एयर में जो वैल्यू होती है वो मैं बताता हूं आपको, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है एयर और वैक्यूम में, नोट कर लो, ठीक है ना। सवाल में यूज होने वाला है, इसको मैंने बता दिया, एंड लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये कैसे आया। ओके, तो लास्ट लेक्चर जरूरी है आपको। ओके, मिटाओ इसको, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम इस पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, जो के है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ओके, चलिए एक सवाल नोट करते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल होता है, और मैं सबको ये बता दूं, कूलम्ब्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सवाल अक्सर आपको पूछे जाते हैं, IIT जेईई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, 12th वाले बच्चों को भी पूछे जाते हैं, और जो इग्नू वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में भी आते हैं PhD 7 में, ठीक है ना। तो इसका एक सवाल मैं करता हूं, नोट कर लो सवाल, ठीक है। ए चार्ज Q1 10 माइक्रो कूलम्ब
and another charge Q2 8 microcoulomb apart from 40 centimeter to each other apart from 40 centimeter, find the force between these two charges। सवाल देखिए कितना इजी है। एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -8 माइक्रोकूलम, एक दूरी में है जो कि है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं यहां पे दिखाता हूं। एक चार्ज होगा Q1 जो कि 10 माइक्रोकूलम, ये चार्ज होगा Q2 जो कि हो गया -8 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? R = 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल समझ आ गया? नोट डाउन करो सवाल जल्दी से फटाफट। बच्चों मैं आपसे चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूले पे बेस्ड है, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। फिर मैं कराने के लिए हुई। लिख लिया मिटाऊं? सवाल लिख लिया ना? चलिए आइए सवाल करता हूं। जिसने भी कर लिया वो तो उनके लिए वेरी वेरी गुड, और जिसने नहीं किया वो देखिए कितना इजी सवाल था, ठीक है। ओके, एफ निकालना है। एफ का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये एफ मैग्नीट्यूड क्या है? अगर आप वेक्टर का पूछेंगे तो एफ वेक्टर का क्या है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर अपॉन में R का कैप। ओके, ये वेक्टर होता है क्वांटिटी, ठीक है ना। इसके बारे में हम समझेंगे अभी आगे, ठीक है। देखो ये अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला ये है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ समझ आ रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत? Q1 क्या है हमारे पास? 10 माइक्रोकूलम्ब। 10 माइक्रोकूलम्ब यानी 10 इंटू में 10⁻⁶ कूलम्ब कह सकते हैं हम इसको। यहां पे देखो, नोट करो, 1 माइक्रोकूलम्ब = 10⁻⁶ कूलम्ब, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर, तो इसको मैं लिखता हूं 0.4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये मीटर में है और ये कूलम्ब में है, इसलिए हमने इसको चेंज किया क्योंकि माइक्रोकूलम्ब में नहीं, हम पे कूलम्ब में है, मीटर में है, तो डायमेंशन को भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो 10 माइक्रोकूलम्ब 10 इंटू में 10⁻⁶ कूलम्ब। ओके, सेकंड चार्ज क्या है? Q2 -8 माइक्रोकूलम्ब, -8 इंटू में 10⁻⁶ कूलम्ब। ओके, बटे में R कितना है? 0.4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से कौन सॉल्व करेगा? फटाफट करो, जिसको भी जल्दी आंसर निकालना निकालिए आंसर फटाफट। बिठा दो इसको। किसी का आंसर निकला? चलिए मैं निकालता हूं, देखो। F = 9 8 -72, ओके, मल्टीप्लाई में 10⁹ और ये 10 है, तो इसको मैं एक 0 यहां पे लगाता हूं, ठीक है ना। 720 हो गया, और 10⁻⁶ अपॉन में 0.16 हो गया। कोई दिक्कत? इस पॉइंट को हटाया तो मैं लिखता हूं 10⁻²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 8 2 16, 8 9 72, 2 से
45, आंसर विल बी माइनस के 4 5 इंटू 10 की पावर 6 6 12, माइनस के 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 3। ओके, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 3, माइनस का 12, ठीक है ना। और ये माइनस का 2 ऊपर आ गया, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। देन आंसर विल बी माइनस के 45 इंटू में 10 की पावर माइनस के 1। सो द फाइनल आंसर विल बी एफ इज इक्वल टू माइनस के 4.5 न्यूटन। नोट कर लो फटाफट। बच्चों समझ आ रहा है एकदम इजीली? एफ निकाला है हमने, बहुत सवाल इजी था, हमने एंड तक निकाला। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मालूम चल रहा है आपको? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो चार्ज था वो एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, तो जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ओके, अगर ये पॉजिटिव आता फोर्स तो वो रिपल्सिव फोर्स होता, ठीक है ना। मिटा दो इसको। चलिए आइए, कूलॉम्स लॉ हम समझ गए। हम ये भी समझ गए क्या होता है जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो हम उसे कैसे निकालें, ठीक है ना। लेकिन बच्चा लोग, अगर दो की जगह पे 3 चार्ज हो तो क्या होगा? मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और तीसरा चार्ज ये है, ठीक है ना। इसको मानते हैं माइनस के 1 कूलम, इसको मानते हैं 3 कूलम, इसको मानते हैं 2 कूलम, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए यहां पर, तीन चार्जेस हैं। अब इनके बीच में जो फोर्स आएगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको बताने के लिए हमारे पास अगला टॉपिक आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसे हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास कितने भी चार्ज आए, 2 3 4 5 6 जितने भी आए, किसी एक यूनिट चार्ज पर, किसी एक पॉइंट चार्ज पर अगर हम फोर्स जनरेट करना चाहें किसी एक पॉइंट पर, या तो इस पे या इस पे या इस पे, किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर हम फोर्स पता करना चाहें तो बाकी जो बचे चार्ज हैं, बाकी जो फोर्स मतलब बाकी जो चार्ज है ना, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर देखो, ये 1 कूलम पे इसे मैं मानता हूं Q1, देखो यहां पर आराम से, Q1 Q2 Q3, ठीक है। सो इस पर इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा होगा, राइट। एक फोर्स इसके द्वारा लग रहा होगा, ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा याद रखना नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो ये चार्ज अट्रैक्टिव होंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये इस तरफ फ्लो करेगा, आ रहा समझ में। यहां पर भी एक पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। सो Q2 और Q3 इस चार्ज पर एक फोर्स लगा लेंगे, Q2 लगा रहा होगा अपनी तरफ खींच रहा होगा, Q3 अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। तो एक मैग्नीट्यूड के साथ खींच रहे होंगे, इनकी जो दूरी है इसको मान लेते हैं हम, यहां पर हम मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, ओके, और यहां पर मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ये एक फोर्स के साथ खींच रहा होगा, एक ये खींच रहा होगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कैसे आएगा? आ रहा है समझ में? रिजल्टेंट फोर्स ऐसे निकालेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो फटाफट, बताओ आगे। देखो, according to principle of superposition, resultant force will be equal to force
ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है ना। इसके कहे अनुसार इस चार्ज पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे ड्यू टू 1 ड्यू टू 2 और ड्यू टू 3, तो वो चार्ज होगा इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड, दैट इज फोर्स 1 2, और फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज थर्ड, दैट इज फोर्स 1 3। आ रहा समझ में। ये ही इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डेफिनेशन है, ओके, डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, अब इस सवाल को हम करते हैं। आ रहे बच्चे समझ में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। जिस भी बच्चे को अपने आप सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना। यही फॉर्मूला है, इसी के बेस पे होगा। इसको मैं और एक्सप्रेस करता हूं अच्छे से। देखो एफ फाइनल एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर r कैप 1 2 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में r13 का स्क्वायर r13 का कैप। ठीक है, ये इसका एलैबोरेटिव फॉर्म हो गया। फटाफट नोट कर लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अब बचा क्या, Q1 Q2 r का स्क्वायर r12 का स्क्वायर r12 का कैप प्लस में Q1 Q3 यार इसमें ना इंक भरता हूं जो। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए। ठीक है ना। ये ना, चलिए आप सवाल सॉल्व करिए। आप इसी फॉर्मूले पे सवाल सॉल्व करिए अपने आप। ठीक है ना। जिससे होता है, जिससे नहीं होता उसके लिए हम हैं। ओके, एक बार सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मिटा दो उसको। आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, मिटा दो। देखो सवाल हम करते हैं। ओके, इस फिगर को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसी फिगर के बेस पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास निकालना है, हमें एफ निकालने के लिए F12 निकालना है और F13 निकालना है। ओके, वेक्टर में। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है, दिस वन माइनस के 1 कूलम, Q2 कितना है, दिस वन 2 कूलम, Q2 ये रहा 3 कूलम। ठीक है, अपॉन में R कितना है, 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 40 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये हो कितना जाएगा, ये जाएगा 0.4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 कूलम स्क्वायर। ओके, अपॉन में 0.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। देखिए इस सवाल को मैं इजी बनाने के लिए, वैसे इससे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इजी बनाने के लिए ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तब होगा क्या, ये हो जाएगा 3 मीटर, 0.3 मीटर। ये कितना जाएगा, 0.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है ना, यहां से हटाएंगे आ जाएगा 10⁻², 9 से 9 कट जाएगा। बस इस सवाल को इतना इजी करने के लिए मैंने ये चेंज कर दिया। ओके, बाकी आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तो आप उसी से करना,
लेकिन बस सवाल इजी करने के लिए मैंने इसको 3 ले लिया, ठीक है ना, 30 ले लिया। 9 से 9 कट गया, हम पे बचा क्या 3 इंटू 10 की पावर 9 और यहाँ माइनस 2 पर जाकर क्या हो गया 2, यानी कि आंसर कितना आ गया, देखो कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, आंसर विल बी 9 और 2 प्लस हो गया 11, ठीक है ना। तो आंसर विल बी F12 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। हाँ तो देखो आपने ये कर तो लिया, लेकिन आपने एक बात नोट की, ये है वेक्टर। वेक्टर में हमेशा डायमेंशन भी होता है, इसमें कहीं भी डायमेंशन हमने नोट किया, आइए उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। मैंने उसको जांच के हटा के, देखिए ये नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन यहीं पे हम डालते हैं, ठीक है। ये Q1 और Q2 के बीच में निकाल रहे हैं, तो ये किस तरफ है, इस तरफ है। डायरेक्शन को हमेशा रखना कि ना डायरेक्शन जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। देखिए ये हो गया Z, ये हो गया X और ये हो गया Y। अगर वो इस डायरेक्शन में है तब हो जाएगा J कैप पॉजिटिव का, अगर इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा I कैप पॉजिटिव का, इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा Z K कैप पॉजिटिव का, ओके। लेकिन इस इन दिस सिनेरियो चार्ज जो है वो इस तरफ जा रहा है, ओके, तो ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, आ रहा समझ में। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस के नेगेटिव I कैप, ठीक है, नोट कर लेना। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस के I कैप, माइनस का I कैप, ओके। सो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ओके। तो साइन हो जाएगा किसका, प्लस का हो जाएगा, राइट। नेगेटिव नेगेटिव साइन विल बी पॉजिटिव और आंसर जो आएगा वो आएगा यहां पर I कैप, यहां पे लिख देंगे हम, ठीक है ना, ओके। चलिए अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इसको मिटा दूं, नोट कर लेना आपने, जल्दी नोट करिए फटाफट, ठीक है। देखिए अब हम निकालेंगे जो आंसर आया उसे मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, ओके। देखिए F12 हमारा आ गया 3 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन I कैप, ओके। अब हम निकालते हैं F13, ओके। F13 इसमें देखिए सब कुछ इजी है, सिंपल सा हमें पुट करना है। 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 हो गया माइनस के 1 कूलम, Q2 हो गया 2 कूलम अपॉन में 0.1 का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर। इसमें मैंने यूनिट लिखी नहीं है क्योंकि यूनिट अपने आप ही कट के न्यूटन आएगा, हमें मालूम है, ओके। देखिए इसमें जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, J कैप, नीचे पॉजिटिव ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव, ओके। तो देखिए माइनस का J कैप, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा F13 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2, तो जाएगा 2 9 जा 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 अपॉन में 10 की पावर यहां पे आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, ओके। इसको हटाया आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। द आंसर विल बी F13 विल बी 18 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन J कैप, ठीक है। फटाफट लिखिए। अब जो रिजल्टेंट आएगा देखो, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। जिसको भी प्रॉब्लम हो वीडियो पीछे ले आके आप लिख लेना इसको अच्छे से, ठीक है ना। देखिए अब हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि होता है F12 प्लस में F13 वेक्टर, ओके। F12 वेक्टर क्या आया 3 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन I कैप, प्लस में ये कितना आया 18 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन J कैप,
ये हमारा आ गया फाइनल फोर्स का वेक्टर। ओके, नोट करो, इसको नोट करना है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं और डायरेक्शन दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबको फॉर्मूला मालूम है, इनका रूट निकालना पड़ता है 3 इंटू 10 की पावर 11 का रूट स्क्वायर प्लस में 18 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर। ठीक है ना, जो कि निकलेगा 3 9 इंटू 10 की पावर 22 प्लस में 18 324 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। देखिए अंडर रूट में 324 और 9 कितना आएगा 333 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ओके, जिसको हम निकालेंगे, मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं आपको। ओके, देखना समझ आना चाहिए एकदम इजीली। ओके, ध्यान रखना, अंडर रूट निकाला मैं 333 का, सिखाया 9th क्लास में। दो पीछे से जोड़ा बनाते हैं, एक सिंपल बच गया, 1 1 जा 1 1, यहाँ पे 2 इनको जोड़ते हैं, इनको घटाते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, 33 उतार दिया, 8 बार में 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22, यहाँ पे जाएगा 36 और यहाँ पे कट के बचेगा कितना 9। इसके आगे पॉइंट में भी आएगा, जैसे पॉइंट अगर 00 आता है जोड़े में, फिर 2 बार में 2 2 जा 4 6 2 12 के 2 आ जाते 1 3 2 जा 6 और 7, तो 18.2 आ रहा है। ठीक है ना, 18.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन, ये आ जाएगा फाइनल फोर्स का रिजल्टेंट। ओके, नोट कर लो फटाफट, ये नोट करो, इसके बाद हम डायरेक्शन निकालेंगे इसका। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आ गया। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए अब डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो डायरेक्शन निकालते हैं हमेशा कैसे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर पर में बेस होता है, परपेंडिकुलर पर में बेस। सो थीटा इज इक्वल टू, यहां पर देखो, यहां पर ना इसको ऐसे बना दो आप एक ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया थीटा, इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा ये। इसका फोर्स हमने निकाला था, कितना आया था फोर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू डायरेक्शन राइट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर, ये हमने फोर्स कितना निकाला था Q13 हमारा कितना आया था, देखो कॉपी में देखो फटाफट फटाफट बताओ मुझे। Q13 आया होगा 18 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन, और ये बेस आया होगा 3 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। देख क्या, इससे ये काट देते हैं, 3 में 3 3 6 जा 18, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6, दिस विल बी योर डायरेक्शन। ठीक है, tan इनवर्स 6 इज द डायरेक्शन। ठीक है ना, सवाल हो गया एकदम इजीली। हमने आज निकाला क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q3, और उसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला और डायरेक्शन भी निकाला। थैंक यू सो मच।